हे गाइस, हाउ आर यू। अब तक चैप्टर नंबर 1 के 15 वीडियोस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं मैं। आज की वीडियो 16th नंबर की होगी और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। खासकर क्या है, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को लगता है कि उन्होंने 11th क्लास काफी अच्छी तरीके से नहीं करी। क्योंकि देखो क्या टॉपिक है, टॉर्क। टॉर्क आपने सुन रखा हुआ, क्लास 11th का टॉपिक था और आपने क्या है ऐसे हल्का फुल्का पढ़ रखा है। तो इस वीडियो में मैं पहले आप लोगों को थोड़ा टॉर्क के बारे में बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल जीरो से बताऊंगा और बिल्कुल अपर लेवल तक आप लोगों को लेके जाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। तो टॉर्क 3-4 मिनट करवाने के बाद फिर आप लोगों को मैं मेन इस टॉपिक पे ले चलूंगा जो 12th का है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर हमें तो आता है, तो डायरेक्ट आप स्किप करके डायरेक्ट उधर चल पड़ना 3-4 मिनट के बाद। तो भाई अब देखो टॉर्क को समझो, टॉर्क क्या है। टॉर्क आपने पढ़ा था कि भी जो टॉर्क होती है, टॉर्क हम इसको टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये होता हमारा फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप लोगों ने ये पढ़ रखा भाई, है ना। आपको हल्का फुल्का यही याद है कि सिर्फ टॉर्क तो क्या होती है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ रखा है जो टॉर्क होती है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी की आपको पता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ में इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। आप लोगों को ये पता है भाई, है ना, आपको इतना पढ़ता होगा। तो मैं थोड़ा मैथमेटिकल वे में चलता हूं कि ये किस तरीके से है। अब देखो, अगर लेट्स सपोज करो हमारे पास ये कोई डिस्टेंस है भाई, ठीक है ना, ये कोई डिस्टेंस हमारे पास d, ये डिस्टेंस है d। और आपको पता है डिस्टेंस भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मान लो मैं इसको इस डायरेक्शन में लूं तो समझ में आपको, अगर यहां पे एक फोर्स लग रही है, वो फोर्स है F। ध्यान से देखना, बिल्कुल ये फोर्स F है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल थीटा पे है। ये वाला, ये जो डिस्टेंस है, इस तरीके से लिख लेता हूं मैं इसको भाई, समझ में आपको। तो ये वेक्टर है हमारा। तो अब देखो, आपको जो टॉर्क निकालनी, देखो टॉर्क हम इस एंड से निकालना चाह रहे हैं, इस एंड से, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो इस एंड से निकालना चाह रहे हैं, तो इस एंड से देखो फोर्स तो ऐसी है बट मेरा डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर नहीं। देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर कब होता, परपेंडिकुलर ये तब होता बच्चे जब अगर हमारे पास कुछ ऐसा डिस्टेंस होता, सोच के देखो, है ना। अगर ये ऐसा डिस्टेंस होता तब ये फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता, ठीक है। तो आप क्या करो, सिंपली इस वाले पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर दो और इस पॉइंट के अलोंग निकाल दो, ठीक है। इस पॉइंट के अलोंग डिस्टेंस निकाल दो। मान लो ये पॉइंट P है और ये P डैश पॉइंट है। अब P डैश के अलोंग में टॉर्क निकाल दो, ये हमारा परपेंडिकुलर बन चुका है। तो देखो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये d cos थीटा, ये d sin थीटा, ठीक है। ये हो गया d sin थीटा। अब हमें जो टॉर्क निकलेगा, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू में d sin थीटा, ठीक है। अब यहां पे वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो F, ये d होगा, ये F होगा, तो ये d sin थीटा है ना, d sin थीटा इंटू में फोर्स, ऐसा है भाई, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारा, फोर्स भी आ गया। ये आने के बाद आप लोगों को पता है जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, जैसे भाई A क्रॉस में B होता है, वो क्या होता है हमारा AB, मान लो अगर ऐसे वेक्टर है तो AB sin थीटा होता है ना। और इनटू में कोई एक हमारी डायरेक्शन होती है हमारी, जैसे मान लो एक एन कैप टाइप होती है, ठीक है। तो वह डायरेक्शन की यहां पे वो देख लेंगे क्या होगी। अब देखो हमारा इस फॉर्मेट में दे रखा है, इस फॉर्मेट में DF sin थीटा की टर्म में, तो इसको मैं DF sin थीटा लिख दूंगा, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखता हूं D क्रॉस में F। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो चीटिंग कर दी सर, है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर चीटिंग कर दिया आपने, तो आप तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, है ना, कि भी F इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस D sin थीटा, तो F क्रॉस में D भी लिख सकते हो। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो अब आपको बताऊंगा कि इसमें और इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। यहां देखो ध्यान से, जब मैं इसकी डायरेक्शन आप लोगों को निकलवाता था कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, आप क्या करो, जैसे राइट हैंड रूल पढ़ रखा आपने क्लास 11th में, पहले अपने हैंड को क्या करो, ए वेक्टर की डायरेक्शन में घुसाओ, बी की तरफ मोड़ो और जहां पे जो थंब होगा वो हमें इस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगा।
अगर यहां पे मैं बताऊं जैसे टॉर्क है, टॉर्क क्या करो, पहला वेक्टर पकड़ो दूसरा वेक्टर पकड़ो, पहला वेक्टर कहां डी है, तो देखो डी वेक्टर मेरा इस तरीके से है, तो डी वेक्टर की डायरेक्शन में अपने हाथ को ले जाओ और एफ की तरफ मोड़ दो, ऐसा मोड़ोगे तो ये अंगूठा कहां जा रहा है, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। अगर इनटू द प्लेन जा रहा है इसका मतलब ये कि जो मेरा टॉर्क है उसकी डायरेक्शन कहां पे है, यहां पे दिख रही है इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, ठीक है ना। अब देखो अगर मान लो मैं एफ क्रॉस में डी अगर करता, ध्यान से देखो, तो पहला तो फोर्स ये होता है ना एफ, और डी की डायरेक्शन हमारी इस तरीके से है ना। तो देखो आप इधर लेके किस तरीके से मोड़ते, इधर मेरे को लग नहीं रहा किस तरीके से मोड़ोगे यहां पे, है ना। क्योंकि देखो अगर मान लो इस वेक्टर को उठा के अगर यहां पे भी रखना चाहोगे आप लोग, तो एक इधर एक इधर, तो क्या है डायरेक्शन के अलोंग ले लेना, डायरेक्शन के अलोंग। मैंने इसलिए यहां पे पहले डी लिखा क्योंकि देखो पहले यहां पे डी आ रहा था, पहले यहां पे डी आ रहा था, उसके बाद एफ आ रहा था, तो डी क्रॉस में एफ मैंने इसलिए लिखा ये। इसके अलोंग मैं करूंगा तो मेरी जो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क होगी वो इनसाइड द प्लेन होगी। तो आप पहले टॉर्क के अकॉर्डिंग देख लो, मतलब क्या नाम है, पहले इसके अलोंग देख लो कि पहले डी आ रहा फिर आप एफ आ रहा है, तो डी क्रॉस में एफ मैंने इसलिए लिखा। तो आपके साथ मैंने कोई भी चीटिंग नहीं करी बच्चे, ठीक है। तो ये तो मेरा पहला मेथड, ठीक है। अब कोई कहेगा सर इसको एक दूसरा मेथड बता दो, काफी आसान है, बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना बच्चे, है ना। ये तो इसको नोट कर लो अच्छी तरीके से, नोट हो गए। अब मैं देखो इस पोर्शन को रब करता हूं, ठीक है ना। अब ये पूरा रब करता हूं मैं, अब ध्यान से देखना बिल्कुल, है ना। ये एंगल थीटा पे ही है, ये एफ है, ये फोर्स था मेरा। अब बात आती है कि सर मेरे को कोई अगर ये कहे सर अगर मान लो आपने यहां पे डी को रिजोल्व करवाया, अगर मैं इस फोर्स का कंपोनेंट अगर ये वाला ले लूं, अगर देखो मैं फोर्स वाला कंपोनेंट अगर ये ले लूं सर, ये फोर्स वाला ये, तो देखो ये क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट एफ डैश बोल देता हूं उसको, तो ये एफ डैश वाला कंपोनेंट, तो मैं टॉर्क को बोलता हूं टॉर्क इज इक्वल टू एफ डैश इंटू में डी लिख सकता हूं ना, या फिर डी इंटू में मैं एफ डैश लिख सकता हूं भाई, एफ डैश भी लिख सकता हूं, है ना। क्योंकि देखो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो अब क्या है, फोर्स ऐसी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो एफ डैश इंटू में डी, आपकी मर्जी कैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आपको। तो अब बात आती है सर ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा। तो अब देखो ये एंगल मेरा थीटा है ना, ये एंगल थीटा है। अगर मैं देखो ऐसी ट्रायंगल बनाता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसी ट्रायंगल बनाता हूं तो ये एंगल कौन सा होगा बच्चे, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये एंगल 90 है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो थीटा 90 माइनस थीटा और ये हमारा 90 डिग्री है। अब पता आपको ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा नहीं हो जाएगा बच्चे। अगर ये थीटा हो गया तो ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा बन जाएगा, ठीक है। देखो ये सेकंड मेथड करने के लिए आप लोगों को थोड़ा मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए थोड़ा सा। अब यहां पे नीट के बच्चे घबरा जाएंगे, अरे इतना मुश्किल थोड़ा ना, ये 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो हो जाएगा ये। तो अब ये वाला कंपोनेंट देखो क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट इधर है, इसके अलोंग ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसके अलोंग हमारा हो जाएगा एफ कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है, एफ कोस 90 माइनस थीटा। और जो ये होगा एफ कोस 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा ही होता है, मतलब कोस 90 माइनस थीटा हमारा क्वाड्रेंट नंबर 1 है और कोस कन्वर्ट होता है हमारा साइन में, तो एफ साइन थीटा। तो मेरा देखो टॉर्क यहां पे क्या आ गई, टॉर्क इज इक्वल टू मेरी ये डिस्टेंस इंटू में ये फोर्स, डी इंटू में एफ साइन थीटा। तो देखो ये हमारा वही होगा ना, डी एफ साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा। तो टॉर्क को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो क्या होगा मेरा, डी क्रॉस में एफ। देखो भाई बिल्कुल सेम चीज आ गई, तो आपकी मर्जी है, आप किसी तरीके से कर लो, सही है ना। तो आई होप आपको क्लास 11th का ये बेसिक काफी काम आएगा, जो अभी करवाऊंगा आपको 12th वाला टॉपिक, उसमें भी काफी काम आने वाला है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा टाइम इस पे लगाया, और ये देखने के बाद अगर आप उस पे जाओगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। समझ में आया क्या। तो चलो भाई इसको
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो अच्छी तरीके से, मैं इसको रब कर रहा हूं अब। तो अब देखो टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखना, इस तरीके की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे, है ना। यूनिफॉर्म ऐसी ही होती है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हमारा एक डायपोल है, तो मैं डायपोल इस तरीके से लिख देता हूं भाई, ये हमारा डायपोल ऐसा डायपोल है, ये डायपोल है इसमें, ठीक है। तो डायपोल का आपको पता है, डायपोल में हमारा क्या होता है, डायपोल मतलब द्विपोल, माइनस क्यू और यहां पे हो जाएगा प्लस क्यू, इसकी लेंथ 2L मान लेंगे हम लोग। तो टॉर्क निकालना, टॉर्क के लिए कोई ना कोई फोर्स भी होनी चाहिए, तो फोर्स बताओ यहां पे कहां से आएगी। फोर्स देखो, अगर ये इस तरीके से ये डायरेक्शन है तो यहां पे पक्का कोई ना कोई प्लस चार्ज भी होगा। अरे प्लस चार्ज होगा, प्लस की वजह से उधर चार्ज होगा ना ये, हाँ। तो यहां पे प्लस चार्ज है, तो देखो ये वाला प्लस चार्ज इस माइनस वाले को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इधर हमारी कौन सी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहां पे लगेगी, F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू में E, ये इधर लग रही होगी, ठीक है। और ये उसको रिपेल कर रहा होगा, यहां पे कौन सी फोर्स लग रही होगी, यहां पे फोर्स लग रही होगी हमारी F इज इक्वल टू प्लस में QE, ठीक है। तो इधर माइनस QE, उधर प्लस QE, ठीक है। तो आप सोच सकते हो, देखो मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। तो इसका कुछ एग्जांपल आपको लोगों को बताऊंगा मैं कि ये किस कहां अप्लाई होता है। तो ये माइनस QE, वो प्लस QE, अगर मैं नेट फोर्स निकालूं बच्चे, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं निकालूं नेट फोर्स ऑन डायपोल, नेट फोर्स ऑन डायपोल निकालूं, तो देखो उधर की तरफ मेरा क्या है प्लस QE, इधर क्या है माइनस QE, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, देखो ध्यान से। तो F नेट मेरा क्या हो जाएगा, F नेट मेरा हो जाएगा QE माइनस QE इक्वल टू 0। तो देखो मेरा नेट फोर्स 0 आ गया। नेट फोर्स अगर 0 आ गया तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ध्यान से देखो, हमारा क्या होता है, ये ma होता है ना, ये नेट लिख दो, नेट लिख दो यहां पे, वो इक्वल टू 0, तो मतलब मेरा ए नेट भी 0 आ जाएगा भाई। ए नेट, यहां से देखो, ए नेट मेरा क्या आ गया, ए नेट मेरा 0 आ गया। तो ए नेट का 0 मतलब ये है कि जो मेरा सिस्टम है, यहां पे सिस्टम क्या है, मेरा सिस्टम है मेरा डायपोल। तो डायपोल क्या कर रहा है, ये टॉर्क लग रहा है इस पर। टॉर्क किस तरीके से लग रहा है, टॉर्क यहां पे कौन लगा रहा है, टॉर्क यहां पे लगा रहा है कि देखो एक फोर्स ये लगा रहा है, एक फोर्स इधर लग रही है। तो आपको लगता नहीं ये एक टाइप का क्या बन गया, कपल, क्लास 11 में पढ़ा था, ठीक है। अब कुछ की बच्चों की नींद उठ गई होगी, सर कपल, ये वो वाला कपल है क्या सर, नहीं वो वाला कपल है बच्चे। कपल आप लोगों ने पढ़ रखा है 11th में कि जब एक सिस्टम पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं तो वहां पे क्या होता है, सिर्फ रोटेशन कोज होता है, सिर्फ रोटेशन होता है, ट्रांसलेशन नहीं होता। तो कपल के केस में होता है। अब आप कहोगे सर ये कपल कहां कहां देखने को मिलेगा, ठीक है, ये कपल नाम का प्राणी कहां देखने को मिलेगा। तो देखो भाई, जैसे हमारा फैन होता है, फैन क्या वो सिंपल ऐसे रोटेट करता है ना, ऐसे रोटेट करता। तो ये हमारा जो रोटेट करता है, रोटेट करता करता कहीं चला तो नहीं जाता है कि जैसे आप लोगों ने चला दिया रात को पंखा और सुबह पता नहीं पंखा कहां मिला, चल चल गया, पता नहीं कहां चला गया। तो उस पे क्या लग रहा है, सिर्फ टॉर्क लग रही है बच्चे। तो क्या हो रहा है, उस पे नेट एक्सेलरेशन 0 है, सिर्फ वहां पे रोटेशन है, मतलब वहां पे कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है, सिर्फ आपका रोटेशन है। समझ में आया आपको। एक एग्जांपल और आप लोगों ने काफी देखा होगा, जैसे आप पार्क में जाते हो, है ना, जैसे इंडिया में जैसे हर जगह पार्क तो देखने को मिल जाएगा, है ना। तो पार्क्स में क्या होता है भाई, आप लोग जैसे ही एंट्री करते हो पार्क में, तो एंट्री करने टाइम में आपने देखा होगा एक गोल गोल सा वहां पे एक क्या बोलते हैं उसको, एक दरवाजा टाइप सा होगा, है ना, या फिर डोर देखोगे आप तो क्या होगा, उस पे इस तरीके से होता है वो गोल गोल सा। आप यहां से फोर्स लगाते हो और आपका भाई उधर से लगाता है, और आप ऐसे लगा के ऐसे एंट्री कर देते हो उसके अंदर, है ना। तो ऐसे आप इक्वल वहां से लगाया, वहां से लगाया, तो ऐसे घूम के उधर एंट्री कर गया। तो वो क्या है, सिर्फ वो रोटेट कर रहा है या ट्रांसलेट कर रहा है ना। ट्रांसलेट का मतलब ये है कि आप लोगों ने घुमाया तो क्या वो वहीं पे रहेगा या कहीं चला जाएगा, वो वहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा वो झूला टाइप सा है,
या फिर वो जो डोर है वो हमारा सिर्फ क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, तो उस पे भी हमारा क्या है, एक कपल लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अब जैसे क्या है, अगर मैं यहां पे एक फोर्स यहां पे लगाऊं और इसके अपोजिट यहां पे लगाऊं, तो देखो क्या होगा, ये इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा, समझ में आपको, इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पे क्या हो रहा हमारा, कपल की वजह से आप लिख सकते हो ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस a couple is generated that causes a torque in dipole। ठीक है, डायपोल में हमारी टॉर्क हो जाएगी ड्यू टू कपल। ठीक है, तो देखो नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या है, ओनली क्या लिखोगे, ओनली रोटेशन इज अलाउड, नो ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब ये है बच्चे। ठीक है, तो अब तक मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि यहां पे क्या होगा, कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगी और कोई भी रोटेशन नहीं होगी। देखो अब आपने 11th का एक कॉन्सेप्ट और पढ़ रखा होगा, सेंटर ऑफ मास वाला। ठीक है, तो बताओ यहां पे जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज हो जाएगा या फिर सेम रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास क्या हमारा कहीं पे मूव ही नहीं हुआ, तो सेंटर ऑफ मास मूव ना होने का मतलब ये है कि जैसे फैन है बच्चे, फैन क्या है, एक जगह पे घूम रहा है, तो उसके सेंटर ऑफ मास क्या, वो उसके अबाउट घूम रहा है, मतलब हमारा सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा। तो यहां पे भी हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं कि भाई नो चेंज इन सेंटर ऑफ मास। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब हमारा सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी नहीं भाग रहा, वो यहीं रहेगा। समझ में आपको, तो यहां तक तो था इसका थोड़ा सा बेसिक। अब चलते हैं इसकी मेन कैलकुलेशन की तरफ। तो मैं अब इसको यहां पे ये पोर्शन मुझे लगता है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इस पोर्शन को भी रब कर रहा हूं। ठीक है, तो अब इसकी मेन कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो मेरे को ये बताओ बच्चे कि इधर जो टॉर्क लगेगी, जो फोर्स मेरा क्या, फोर्स ये है या फिर फोर्स ये, आपकी मर्जी, आप किसी के अलोंग ले लो। तो मैं अब क्या ना, जो फोर्स है वो इसके अलोंग लेने की कोशिश करूंगा यहां पे। ठीक है, अब इसकी लेंथ क्या होती है टोटल, साइज ऑफ डायपोल क्या होता है। अब देखो मैं यहां पे कुछ पोर्शन को रब कर रहा हूं, आप लोग समझ जाओगे अब। ठीक है ना, इस पोर्शन को रब कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं, आप लोग समझ जाओगे। आप लोगों को रब नहीं करना ये, ठीक है ना, आपको क्लियरिटी के लिए बता रहा हूं मैं कि देखो यहां पे किस तरीके से हो रहा होगा। अब आप क्या करो ना, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैंने आपको जैसे पहले लेक्चर में बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि आप इसके अबाउट निकाल दो। ठीक है ना, इसके अबाउट अगर निकालोगे तो मान लो ये मेरा पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। ठीक है, इसका साइज क्या होता है, 2l, साइज ऑफ अ डायपोल आपको बता रखा 2l होता है। सही है, तो देखो ये एंगल है मेरा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। आपने इस कंपोनेंट को रिजोल्व कर लिया। तो आप बताओ हमारा P इस B पॉइंट के अलोंग हमारा टॉर्क क्या होगा। तो टॉर्क देखो ध्यान से, टॉर्क इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, Q इंटू में E, है ना, Q इंटू में E, ये मेरा फोर्स है। अब मैंने आपको पहले भी बता रखा कि इस तरह आपने पहले ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा, है ना। मैंने आपको ये बता था कि देखो पहले आप इसकी डायरेक्शन देख लो, इसके बाद वो आ रहा है। ठीक है, इसके बाद वो आ रहा है, तो पहले इसको लिखना सही रहेगा आप लोगों के लिए, पहले इसको लिख लो। बाकी ये कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं सर आपने यही क्यों लिखवाया, वो क्यों लिखवाया, आपकी जैसी मर्जी बेटा वैसे लिख लो। बट मैं तो आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए कोशिश कर रहा था, है ना। ये आप लोगों ने लिख लिया। और आपको मैंने बताया था कि जो आपका P होता है, P इक्वल टू क्या होता है,
टू इंटू में एल इंटू में ईदर चार्ज, ये होता है भाई, है ना। और ये हमारा पी क्या था, ये पी हमारा डायपोल मोमेंट होता था, है ना, डायपोल का लम्हा, ऐसा कहोगे क्या, नहीं, डायपोल मोमेंट। तो 2l इंटू में q क्या बन गया मेरा p, तो क्या है p e साइन थीटा, ये बन गया p e साइन थीटा, ये टॉर्क। आपको पता है टॉर्क मेरी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, और p e साइन थीटा क्या होता है हमारा p क्रॉस e, क्या जगह p क्रॉस में e मेरा, p क्रॉस में e मेरा बन जाएगा p e साइन थीटा, ये बन जाएगा। अब ये पता आपको कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, पहले आप p की डायरेक्शन देखो, p की डायरेक्शन क्या होगी, p की डायरेक्शन बच्चे ये होगी, p की डायरेक्शन ये होगी, पता ना आपको डायरेक्शन क्या होती है डायपोल मोमेंट की, फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, ये तो p ऐसा है ना, p ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो p e की तरफ उंगलियों को मोड़ो तो ऐसा बंद कर लो, तो अंगूठा का अंदर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन यहां पे क्या है, इनसाइड द पेपर, इनसाइड द प्लेन बोल दो, है ना, या फिर इनसाइड द व्हाइट बोर्ड बोल दो, बट पेपर में थोड़ा लिख दोगे व्हाइट बोर्ड, वहां तो क्या लिखोगे, इनसाइड द प्लेन लिख देना कि प्लेन के अंदर है। देखो दूसरा तरीका मैं आपको हल्का सा बता देता हूं कि आप किस तरीके से करोगे, बट मैं अभी यहां पे नहीं करवा रहा आप लोगों को, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको मैं यहां पे रब कर रहा हूं, इसको यहां से हटा रहा हूं, आप दूसरे तरीके में करोगे, सर जो आप ये वाला कंपोनेंट था आप लोगे आप ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, और ये एंगल क्या बन जाएगा, आपको बता दें, यहां से आप ऐसे ड्रॉप करोगे, ये एंगल मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा बन जाएगा, ये मेरा 90 माइनस थीटा बन जाएगा, और ये कंपोनेंट हमारा क्या जाएगा, ये आ जाएगा एफ कोस 90 माइनस थीटा बताया था आपको, तो क्या हो जाएगा, ये एफ साइन थीटा बन जाएगा, ये है ना, एफ हमारा क्या है क्यू ई साइन थीटा बन जाएगा, और क्यू ई साइन थीटा ये हमारा 2l इंटू में ये है, तो देखो ये 2l के परपेंडिकुलर ये वाली फोर्स है, तो ये वाली फोर्स ये आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे 2l इंटू में क्यू ई साइन थीटा, मेरे ख्याल से देखो बिल्कुल सेम पहले वाला ही बन जाएगा, देखो ये वाला केस बन गया, तो यहां पे क्या बोल दोगे आप, सिंपल आपकी मर्जी है, इसको आप लिख देना, ये 2l इंटू में क्यू मेरा p होता है, p इंटू पी साइन थीटा। आप लोगों को मैं बता चुका हूं भाई कि इस तरीके से आपको दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पे ना इस टॉर्क में कुछ वेरिएशंस देखते कि भी टॉर्क की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, कि भी क्या क्या वेरिएशन होगी, कि भी अगर मान लो एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी या फिर किसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो टॉर्क में क्या चेंज होगा। तो देखो मैं अब आप लोगों को ये वाला पोर्शन थोड़ा रब करता हूं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, हल्का सा ये भी यहां से इसको हटाओ, ठीक है। अब ये वाला अब देखो ध्यान से देखो, पहला केस ये है, पहले तो देखो ये टॉर्क मेरा किस किस पर डिपेंड कर रहा है, टॉर्क मेरा डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दूंगा, मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा, तो टॉर्क की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या, अगर मैं डायपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगा, वो कैसे बढ़ेगी, वो इस तरीके से बढ़ सकती है, या तो आप क्या करो, देखो 2 इंटू में एल इंटू में क्यू होता है, या तो आप जो चार्ज है वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओ, या फिर जो आपका साइज ऑफ द डायपोल है वो इंक्रीज करो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हो सकता है। अब बात आती है कि सर ये वैल्यू किस किस पर डिपेंड करेगी टॉर्क की। और एक बात और देखो ध्यान से देखो ना, ये बात मैं आपको बतानी भूल गया मेरे ख्याल से। देखो जो P इंटू में E है, P इंटू में E, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा इन दोनों के प्रोडक्ट के या फिर इन दोनों जो डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर होगी। ध्यान से देखो, मेरा ये एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में देखो मेरा P इधर है, ध्यान से देखना, ये मेरा P ऐसा है और P ऐसा है और ये ऐसा है ना, ऐसा है। और इसके डायरेक्शन क्या है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, ये ऐसा होने के बाद ये इनसाइड है। तो याद रखना, जो ये इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। तो ध्यान से देखो बच्चे, अगर मैं देखो ये वेक्टर इनसाइड द प्लेन बनाता हूं, तो देखो ये एक ऐसा है, तो ये किससे अंदर की तरफ है, तो ये यहां से कौन सा एंगल बनाया 90 डिग्री, और ये फोर्स इधर है तो कौन सा एंगल बनाया 90 डिग्री। तो याद रखना इसकी जो डायरेक्शन होगी ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। तो चलो ये बात भी क्लियर होगी, लिख दो इसको, लिख देना कि यहां पे क्या होगा, जो टॉर्क है, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E, ठीक है।
इसके होगी। अब मैं आपको वेरिएशंस करवाता हूं। तो पहला वेरिएशन ऐसा है कि भाई पहला देखो ध्यान से, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। भाई अगर मेरा थीटा 0 डिग्री के बराबर है तो ध्यान से देखो यहां पे क्या होगा। देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो मेरा डायपोल है वो इस तरीके से डायपोल आ गया भाई, ठीक है ना। तो मेरा यहां पे माइनस क्यू है, यहां पे प्लस क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, ये भी उधर, एंगल इन दोनों के बीच में 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहां इससे देखना, इससे देखना हमारा क्या हो जाएगा, जो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा था, अब साइन थीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा 0 है, तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता 0। तो याद रखना जब मेरा 0 डिग्री एंगल हो जाएगा, या फिर क्या कहूंगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि द डायपोल अलाइंस इटसेल्फ, ध्यान से सुनना, द डायपोल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, थीटा मेरा 0 हो जाएगा, और थीटा 0 तो मेरा टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है, टॉर्क 0 होगा। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में अगर मैं कहता हूं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ध्यान से देखो, थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो थीटा 90 डिग्री कैसे होगा। अब जो थीटा मतलब मेरा पहले ऐसा था, देखो ध्यान से देखो, ये ऐसा स्टार्ट हो रहा था, ठीक है ना, मतलब ये कैसे बताऊं इसको, ये ऐसा है, ये 0 बन गया है ना, यहां पे 0 बन गया, और यहां पे ऐसा 90 होगा, ऐसा 90 होगा, तो मतलब ये, अब ये केस ऐसा बन जाएगा कि मेरा टॉर्क ऐसा डायपोल हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे माइनस क्यू होगा और यहां पे प्लस क्यू होगा, ठीक है ना। अगर ये ऐसा केस हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री, तो थीटा को यहां पे पुट करो तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू साइन 90 के साथ 1, तो P इंटू में E। तो इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में हमारी जो टॉर्क होगी वो हमारी मैक्सिमम टॉर्क होगी भाई, मैक्सिमम टॉर्क होगी, समझ में आपको। अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर मान लो 1 यूनिट होगी, 1 यूनिट होगी, तो आप बताओ कि जो मेरा डायपोल मोमेंट हो वो टॉर्क इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि डायपोल मोमेंट को डिफाइन भी कर सकते हो। तो डायपोल मोमेंट इक्वल टू टॉर्क हो जाएगा जब मेरी जो, या फिर डायपोल मोमेंट टॉर्क के इक्वल हो जाएगा जब मैं उस डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं जिसकी स्ट्रेंथ 1 यूनिट हो, समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से डायपोल मोमेंट को डिफाइन भी कर सकते हो, समझ में आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के साथ बच्चे इन लेक्चर्स को, इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि इन वीडियोस का फायदा वो लोग भी उठा सकें। थैंक यू वेरी मच गाइस।